अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इस समय एक मुर्गी फार्म पे हैं और ये जो किसान भाई हैं ये मुर्गी पालन करते हैं। तो जो एक नए किसान होते हैं जब मुर्गी पालन करते हैं तो किस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, प्रबंध किया जाता है, मुर्गी पालन में जो मैनेजमेंट होता है किस तरीके से होता है, लगने वाले रोग क्या रहते हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है, चारा का प्रबंधन, इसकी बिक्री कितनी होती है, मुनाफा कितना होता है। तो इस तरीके के आप लोगों के जो सारे प्रश्न होते हैं, यह सभी प्रश्नों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार, आपका स्वागत है नमस्कार। स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार। एक बार अपना परिचय दीजिएगा किसान भाइयों को। किसान भाइयों, मेरा नाम राहुल पटेल है और पहले भी मैं स्मार्ट किसान चैनल पर आ चुका हूं। मैं फार्मिंग करता हूं और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। यहां पर मैंने पोल्ट्री फार्म की भी शुरुआत की हुई है, तो आज हमारे पोल्ट्री फार्म पर सर का वीडियो शूट हो रहा है। इसके पहले जो इनके साथ वीडियो आई थी ये जो है छप्पन कद्दू है, एप्पल बेर है, पपीता है। पपीता है, इत्यादि प्रकार की जो फसलें थी। इस तरफ इनका फार्म भी है और फार्म पे ही ये जो मुर्गी का फार्म है ये भी बनाया गया है। तो ये जो मुर्गियों का फार्म है, यहाँ पर जो मुर्गियाँ हैं कितनी हैं? इस टाइम पर इसमें 2700 मुर्गी पड़ी हुई थी जी। और मोर्टलिटी के बाद अभी मान के चलिए 170 के आसपास मोर्टलिटी होगी, तो वही उतनी उसमें कम है। अच्छा, तो जब एक किसान मुर्गी पालन करने जाता है तो सबसे पहला उसके मन में ख्याल ये आता है कि लागत इसमें कितनी आएगी आएगी। जो स्ट्रक्चर होता है ये तैयार करने में, जैसे यहाँ पर सीमेंट का करकट लगा हुआ है, और ये सब कुछ डोरी है, पानी पिलाने का है, तो ये खर्चा कितना लगभग आ जाता है? देखिए किसान भाइयों, यदि आप पोल्ट्री फार्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको सस्ते से शुरुआत करिए। जो कंपनी की फार्मिंग होती है, मतलब हमें कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उसके हिसाब से हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है। जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर पूरब से पश्चिम होना चाहिए और लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं। चौड़ाई आपको 25 से 30 फीट के बीच में रखनी है, तो हमने 28 फीट के आसपास रखा हुआ है। और हाइट किनारे से कम 8 फीट की हाइट हो और बीच की हाइट हमारी 12 फीट की हो। मतलब जो बीच में और इसमें किनारे में ये वाला गैप है, जो एरिया हाँ, दिखाई दे ये रहा है। 4 फीट का यहाँ पर गैप हो। जी। और ये जो हाइट किनारे की होती है, आप 8 फीट या 7 फीट कम से कम रखें, क्योंकि इससे आपका प्रॉपर वेंटिलेशन भी होता रहेगा। और बात करें स्ट्रक्चर, कई टाइप से आप बना सकते हैं। जैसे कि आप इसमें छप्पर भी रख सकते हैं, लेकिन कंपनी इसमें इसको सजेस्ट नहीं करती है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि उसमें कुछ लोग आग वाग भी लगा के ऐसा कुछ कर देते थे। तो हाँ। ऐसा होना चाहिए कि उसमें आग लगने की ऐसी कुछ डर ना हो। तो आपका एक करकट या टीना उसमें होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ये सीमेंटेड टीना का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें हमने लोहे का ज़्यादातर प्रयोग किया हुआ है, और इसलिए किया हुआ है क्योंकि बाद में इसकी जो वैल्यू है वो हमारा बना रहेगा। जब भी हम इसको हटाते हैं या फिर किसी और यूज़ में लेते हैं, तो लोहा हमारा पूरा रेट बढ़ते ही रहते हैं, तो वो उसका पूरा प्रॉफिट आ जाता है। और इसमें हमें गैप बहुत मिलता है। पतला लोहा है, हवा निकलने के लिए पूरी गैप मिलेगी। हम्म। तो इस टाइप से हमने बनाया है। थोड़ा-सा ये महँगा स्ट्रक्चर है, लेकिन आप सस्ते से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप बाँस बल्ली का प्रयोग करके ऊपर टीना छा के ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो 4000 स्क्वायर फीट में है, इसमें ठंडी के समय में 3000 बच्चे पढ़ सकते हैं, गर्मी के समय में 2600 बच्चे पढ़ सकते हैं। इतनी कैपेसिटी का यहाँ पर हमारा जो टोटल बना हुआ है, बिजली का खर्चा, ट्यूबवेल और बाकी सब कुछ मिला के करीब 6 लाख से साढ़े 6 लाख के आसपास इसमें टोटल लागत आई है। तो लेकिन यदि आप इसको और थोड़ा सस्ते में बनाना चाहें, तो आप 4 लाख तक में की बजट में भी ऐसे फार्म बना सकते हैं। मतलब सेम एरिया का। हाँ, सेम एरिया का बना सकते हैं। तो जब हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो उसके बाद शुरू होता है कि जो बच्चे हैं हुँ, हम इसमें लेकर के आए। तो इसमें हम एक चीज़ देखे हुए हैं कि एक प्राइवेट सेक्टर होता है, हुँ, वहाँ से लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और एक होता है कि लोग खुद का जो बच्चा है हुँ, यहाँ पर लाते हैं। हुँ। तो ये दोनों का क्या अंतर होता है? देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ हैं। एक तो जब किसान भाई पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, तो
जो है यदि हमें कंपनी का करना है या बॉयलर करना है, जो बॉयलर वैरायटी है 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। यदि हमें एक्सपीरियंस है और हमें अनुभव है कि इसको कैसे पालना है, तो आप कंपनी के भरोसे पर मत रहिए और आपको बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। 400-500 बच्चे की कैपेसिटी का आप एक देसी टाइप का फार्म बना लीजिए, उसमें छप्पर डाल दीजिए फूस वाली, क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी सिस्टम बनाया हुआ है इसमें हमें कूलिंग के लिए ऊपर फॉगर लगाना पड़ता है, नीचे पंखा की ज़रूरत पड़ती है ताकि पंखा चलता रहे तो ठंडी बनी रहे। साइड के में गर्मी के समय में साइड में हमें पंडाल लगाना पड़ता है। लेकिन यदि यहीं पर आप इसमें घास फूस की छप्पर बना लेते हैं और छोटे एरिया में बनाते हैं कि आपकी जो पूंजी है थोड़े में आपने यहाँ पर छप्पर बना लिया, बाकी पूंजी आप बच्चों के लिए, चारा के लिए और ये जो भी मतलब हम कंपनी के भरोसे रहते हैं वही हम अपना डाल के 400-300 बच्चे की पालन हम अपने से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और उस टाइम पर जब हम पूरी लागत अपना लगा रहे हैं तो जो हमारी प्रॉफिट होगी पूरा प्रॉफिट हमारा ही होगा। अच्छा, अब जैसे एक नया किसान है तो उसे कंपनी से शुरुआत करनी चाहिए या खुद से शुरुआत और करनी दूसरी बात ये भी हुई कि जैसे हम नए हैं चाहिए? और हमको अनुभव नहीं है कि इसमें कौन सी बीमारियां आती हैं, कैसे क्या आता है, हुँ, तो हमें कंपनी से ही करना है तो हम 3.5-4 लाख में हमने एक अपना सिस्टम बना लिया। हुँ, और दूसरी चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि कंपनी से कांटेक्ट कैसे होता है, क्योंकि आपने सब कुछ सिस्टम बना लिया लेकिन आपको पता ही नहीं हम कांटेक्ट करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, तो आप वहाँ पर फिर बैठ जाएंगे। हुँ, तो कंपनी का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, आपको बच्चे देती है, तो उसको कोई गारंटर चाहिए होता है। कोई ऐसा किसान जिसका उस कंपनी में पहले से ही काम चल रहा है, उसके कंपनी से बच्चे पढ़ रहे हैं, हुँ, उसकी गारंटी चाहिए होगी। वो आपकी गारंटी लेने के लिए तैयार हो, उसके भी चेक बुक लगते हैं, फिर आपके चेक बुक लगेंगे। कुछ कागजात होते हैं जो कंपनी के सुपरवाइजर हैं वो आपको बताएंगे, वो सब तैयार हो जाएगा। तो ये जानकारी होनी चाहिए, आपकी गारंटी लेने वाला कोई है, फिर आप फार्म तैयार कर लीजिए। यहाँ पर आपको सब कुछ सुविधाएं अपनी तरफ से देनी है, जैसे ये ड्रिंकर फीडर हो गया, पूरा सिस्टम हो गया, नीचे हमें भूसी देनी है और एक लेबर जो यहाँ पर काम करेगा, या आप खुद ही वो कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी को रख सकते हैं। इतनी सब आपके पास व्यवस्था हो तो कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देगी और कंपनी से बच्चे मिलेंगे। कंपनी आपको बच्चे देती है, चारा देती है और दवाई देती है। जी। बाकी आपको सब कुछ अपना मैनेजमेंट करना होता है। कभी कभी दवाइयाँ भी नहीं मिलती हैं तो वो भी आपको अपनी तरफ से लानी पड़ती है। हुँ। मतलब अगर हम कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें स्ट्रक्चर तैयार करना है, बाकी चीज़ें कंपनी से मिल जाती हैं हाँ, और हमें उनका प्रबंधन करना हाँ, होता है। बस उनका हमें मैनेजमेंट करना होगा। जी, तो ये जो बॉयलर मुर्गियाँ होती हैं, हुँ, ये पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक हुँ, टोटल कितना समय लगता है और इनके जो खाने-पीने की प्रबंध होता है, हुँ। वो कैसे किया जाता है? देखिए, जब चूजे आते हैं जो फर्स्ट डे में आते हैं, हुँ, वैसे हुँ, रात में ही आते हैं, क्योंकि जब अंडे से निकलते हैं तो रात के अंधेरे में ही इसको लाया जाता है। हुँ, और सुबह के टाइम या रात में जब आपके फार्म पर पहुंच जाते हैं, तो आपके फार्म पर पहुंचेंगे, उसके बाद इसमें कुछ दवाइयां होती हैं। जैसे पहले दिन तो कुछ बीकासोल और बुखार की दवाइयां होती हैं, उसके साथ गुड़ का घोल, ये सब चलाया जाता है और ये सभी जानकारी आपको जो सुपरवाइज़र हैं वो हुँ, देते रहते हैं। ये चलाया जाएगा, उसी के साथ ये जो पानी चलेगा और उसके बाद चारा। हुँ, चारा शुरू में 10 दिन तक प्री स्टार्टर चारा चलता है। कंपनी का जो आता है उसमें प्री स्टार्टर लिखा होता है। उसके चारे की जो साइज़ है वो बहुत छोटी होती है। बच्चे छोटे होते हैं तो छोटे-छोटे दाने खाते हैं। हुँ, उसकी जो केमिकल्स और उसमें जो दवाइयाँ मिली होती हैं वो सब कंपनी अपना देती है, उसमें अलग रहता है। फिर 10 दिन के बाद करीब 10 दिन से 25 दिन तक इनका स्टार्टर जो होता है वो चलता है। उसमें कुछ अलग डोज उसमें अलग-अलग दवाइयों का, प्रोटीन, विटामिन्स का ये सब रहता है। फिर उसके बाद इसमें 22 से 25 दिन का जो टाइम होता है, उसके बाद से जब तक ये 35 से 40 दिन में उठ जाती हैं फार्म से, हुँ, तब तक इसमें जो है फिनिशर चलता है। तो ये तो चारा इधर हो गया। बीच-बीच में शुरुआत में पहले ही दिन से जो इसमें पानी दिया जाता है, उसमें दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, पानी को साफ़ करने का। क्योंकि बहुत से ऐसे उसमें बैक्टीरिया और ऐसे होते हैं जो इनको नुकसान पहुँचा सकते हैं, रोग आते हैं। हुँ, तो पानी के साथ वो दवाइयाँ चलती हैं, वो भी आपको कंपनी के सुपरवाइज़र जो है वो गाइड करते हैं। और बीच में कोई रोग आ रहा है या फिर इसमें कुछ ही इसमें ज़रूरत है विटामिन्स की, प्रोटीन की या फिर इनके ग्रोथ को बढ़ाने की, तो वो भी दवाइयाँ कंपनी से भी मिलती हैं और जो नहीं मिलती हैं वो उसको किसान को खुद लाना पड़ता है। जी। एक ये दिक्कत रहती है कि सभी कंपनियों में दवाइयों की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो वो किसान को झेलना पड़ता है। अभी हम बात कर चुके हैं इनके खाने-पीने को लेकर के, अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें जो मुख्य रोग हैं, हुँ। वो रोग कौन से हैं? किस तरीके से प्रभावित करते हैं? देखिए, इसमें जैसे कि जो पानी की व्यवस्था होती है, पानी में यदि गंदगी है तो एक जो बड़ा रोग इसमें आता है इक्वेलाई
का होता है। इसमें फेफड़े के चारों तरफ इसमें पीला पीला कलर का एक धब्बा जमने लगता है। इससे बच्चे ज़्यादा मरने लगते हैं और इनका ग्रोथ भी प्रभावित होता है। और दूसरा जो आता है मुख्य रूप से एक CRD होता है। फार्म में आपके नमी है और नमी में बच्चे बैठ रहे हैं या उस टाइम पर जैसे बरसात का टाइम हो जाता है, मॉइस्चर ज़्यादा रहती है या फिर ठंडक लग गया इनको, शुरू में आपने पर्दे खोल दिए, क्योंकि पर्दे का भी मैनेजमेंट होता है। जो पर्दे होते हैं शुरू में ही इसको बंद करके रखा जाता है, क्योंकि जो बच्चे आते हैं हाई टेम्परेचर से आते हैं तो 8-10 दिन तक ये ज़्यादा टेम्परेचर पर रहते हैं। तो उस टाइम पर पर्दे आपने खोल दिया, हवा लग गई तो भी उस टाइम पे इनको जो है ये CRD आ जाएगा। CRD मतलब जुकाम टाइप से होता है। इनके सांस नली में कफ बनने लगता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, इससे मरते हैं। ये हो गया। इसके बाद और भी बहुत से इसमें वायरल टाइप के होते हैं और वो आते हैं, वो जैसे कोई बाहरी किसान किसी दूसरे पोल्ट्री फार्म का है, वो आपके पोल्ट्री फार्म में आ रहा है तो वहाँ से बीमारियाँ आपके पोल्ट्री फार्म में आ जाएंगी। तो इसके लिए जो है दरवाजे पर ही चूने का और फार्मेलिन का घोल बना कर रखा जाता है, उसमें पैर डाल के अंदर आए और कोशिश की जाती है कि बाहर वाले ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप ना करें। और इसी के अलावा कुछ वायरस होते हैं और एंटीवायरस का इसमें डोज एक तो 7वें दिन लगता है, फिर एक जो है करीब 12-13 दिन पे लगता है, फिर 25 दिन पे 3 डोज उसके भी लगते हैं। वो पानी में दिया जाता है, वो पी लेते हैं। तो ये जो कुछ बड़ी जैसे रानीखेत है और सब बीमारियां हैं, तो वैसे तो बहुत सी बीमारियां हैं इसमें, लेकिन जो मुख्य रूप से यही सब आती हैं। तो इतना ही इनका प्रबंधन किया जाए हाँ, तो इतना प्रबंधन। काफ़ी बेहतर रहता है। हाँ। अच्छा, हम देखते हैं हर एक फार्म पे जो कुछ मुर्गियां होती हैं यह मर जाती हैं, तो कितना परसेंट मुर्गियों का होना चाहिए कि मरना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, कुछ कंपनियों के रूल्स अलग होते हैं, कुछ मोर्टेलिटी पर भी काटते हैं, जैसे 5% आपकी मोर्टेलिटी है उसका वो फ्री रखते हैं, उसके बाद जो मोर्टेलिटी होगी उसमें आपका उसमें पैसे कटने लगते हैं। और कुछ ऐसे रहते हैं उसमें मोर्टेलिटी का कोई रेशियो नहीं रहता, कोई इशू नहीं रहता कि कितनी भी मोर्टेलिटी हो जाए। लेकिन कंपनी का जो मेन होता है वो एक टारगेट फिक्स करते हैं कि जो आपका माल तैयार होगा, जितने मुर्गे तैयार होंगे केजी का, वो पर केजी का जो रेट होगा, चारा वो देती हैं, वो रेट लगा कर देती हैं, बच्चे का रेट लगा कर देती हैं, सुपरवाइज़र विजिट करते हैं उनका एक चार्ज लगता है, दवाइयों का चार्ज लगता है, टोटल जो चार्ज है फिर बाद में जितना टोटल प्रोडक्शन आया वो किसी कंपनी का 86 रुपये, किसी का 85 रुपये, कोई कोई 90-96 भी रखते हैं, तो उनका बच्चों का रेट या ऐसा कुछ उनका निर्धारित होता है। तो इतना जो है इसमें रेट रहता है कि इतने पर केजी का लागत आना चाहिए। तो यदि इसमें जो है हमारा लागत 85 रुपये दिया गया है और हमारे बच्चे ज़्यादा मर गए, तो ज़्यादा बच्चे मरेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जबकि लागत जो हमारे पास दवा आ रहा है, चारा आ रहा है, इसका तो बढ़ ही रहा है। ज़्यादा मर जाएंगे तो हमारा लागत अपने आप बढ़ने लगेगा। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि शुरुआत में बच्चे मरें, कम चारा खा के मरें, कम वजन लेके मरें, तो हमको उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 1 केजी 1.5 केजी हो जाते हैं, उस टाइम पर जब ज़्यादा मोर्टेलिटी होने लगती है तो हमारा लागत ये भागने लगता है। इसका एक रेशियो होता है, FCR कहते हैं। तो इसमें जो बॉडी वेट होता है और चारा जो खा रहा है उसका रेशियो होता है, ये जब भागने लगता है तो जब बच्चे ज़्यादा मरने लगेंगे तो ये भी रेशियो भागने लगेगा। तो इससे भी अंदाज़ा लगता है कि हमारा जो है अब FCR भाग रहा है, तो इसका मतलब हमारी कास्टिंग बढ़ने वाली है। और कास्टिंग ज़्यादा जब हो जाती है तो हमें जो पैसे मिलने वाले होते हैं उसमें से भी कटने लगते हैं। तो ये सब हमें देख कर चलना होता है। तो अभी ये जो आप पालन किए हुए हैं, तो 40 दिन में हाँ, इनकी इनकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। बिक्री हो हाँ, जाती है। बिक्री हो जाएगी। तो उसके बाद जो है इसमें जो प्रॉफिट आता है, जैसा आप बताएं कि आप यहाँ पर 2700 2700 बच्चे हैं। बच्चे हैं, तो ओवरऑल हम मान के चलते हैं कि अगर कुछ मॉर्टेलिटी हो जाती है तो लगभग आपके अगर 2500 बच्चे सेल हो रहे हैं, तो उतने में आप कितनी प्रॉफिट उठा लेते हैं? अभी जैसे इस टाइम पे 2700 मान लीजिए 25 उठते हैं और 2 केजी का वजन जाता है, या उससे ऊपर भी आ जाता है, तो करीब मान के चलिए 55-60 क्विंटल के आसपास का माल तैयार होगा। जो भी लागत लगता है, यदि हमारी अंडर कास्टिंग रहती, वैसे इस बार रेट मतलब जो इनका वजन है ठीक चल रहा है, मोर्टेलिटी तो थोड़ी हुई शुरुआत में हुई थी, तो यदि इसमें हमारा अंडर कास्टिंग जाता है तो उसका भी हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा। यदि 1-2 रुपये बढ़ जाते हैं, वैसे तो 7 रुपये फिक्स है, इतना मिलना ही है, और इससे ऊपर यदि 8-9 रुपये जाता है या 10 तक जाता है, 10 तक जाता है तो हमारा 55 से 60 हज़ार बनेगा, और 7 ही जाता है तो करीब 35 से 40 हज़ार के आसपास यहाँ पर बनेगा।
बाकी का जो इसमें खर्चा हुआ है वो तो हमारे ही तरफ से जाएगा, जैसे भूसी है या लेबर कास्ट है, ये हमारे तरफ से ही जाएगा। फिर भी ये इस टाइप का जैसे 3000 बच्चों का ये फार्म है और इसमें 2700 पढ़ रहे हैं, तो आप 40 से 50 हज़ार के आसपास का अपना मानकर चल सकते हैं कि आपको इतना मिलेगा, उसमें से कटिंग वटिंग जो है आपके पास से होगी। अगर शुद्ध बचत के हिसाब से देखा जाए तो अगर हम 50-60 हज़ार निकाल रहे हैं तो लगभग 10 से 15 हज़ार हम उसमें से कम कर दीजिए। कम कर दें तो लगभग हमें 40,000 45,000 रुपए हाँ, के करीब इतना, जो फिक्स बचत होती हाँ, है वो उतना हो जाएगी। ये हो जाती है। हम्म, तो ये काफ़ी बेहतर स्थिति है, लेकिन ये जो बिजनेस है हमको लगता है कि थोड़ा सा हाई रिस्क हाई प्रॉफिट का है। तो ऐसे में अचानक से इस क्षेत्र में कूद जाना एक नए किसान के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। पहले कुछ लोगों से मिल के बात करके और जाने समझे उनकी बारीकियों को, तो उसके बाद करने पे हमें उम्मीद है कि बेहतर एक रिजल्ट मिल सकता है लोगों को। क्योंकि ये जो पोल्ट्री फार्म का धंधा ये हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। जी। ऐसा नहीं है कि इसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, 40 से 50 हज़ार निकल रहा है, आप उसको कैलकुलेट करके आपने 2 फार्म डाल दिया, मंथली आपका इतना निकलता रहा, ऐसा कैलकुलेट करके ही सीधे इसमें आना नहीं चाहिए। सबसे पहले आप इसमें जो जुड़े हुए किसान लोग हैं, आप उनके यहाँ विजिट करिए और इसमें कौन सी समस्याएं होती हैं इसके बारे में समझिए और तब जाकर आप इसमें आ सकते हैं। थोड़ा सा बदबू भी यहाँ पर होता है, तो वो भी आपको देखना है कि आप लेबर भी कर देंगे, फिर भी आपको कभी ना कभी इसमें आना ही पड़ेगा। नहीं लेबर मिले तो आपको भी देखभाल करनी है। यदि आप ये सब इसमें मैनेजमेंट कर सकते हैं, तब आप इस धंधे में आना आपके लिए उचित रहेगा। जी। एक सवाल होता है, वैसे करने को तो बहुत लोग इसमें कूद जाते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उन पॉइंटों को भी आप बताएं कि अगर व्यक्ति उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाता है तो उसे इस धंधे में नहीं आना चाहिए। वो क्या पॉइंट है? जैसे कि हमने बताया, मतलब लेबर इसमें एक सबसे बड़ी समस्या है। आप सोचते हैं कि हम एक लेबर कर देंगे वो देखभाल करता रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। बहुत सी जो बीमारियां होती हैं और इसमें क्या कैसे मैनेज करना है, एक थोड़ा जानकार मतलब कि पढ़ा लिखा आपको होना चाहिए। तो आप पढ़े लिखे हैं, आपको वो जानकारी है, फिर आप लेबर से करवा सकते हैं। तो शुरू में आपको तो इसमें आना ही पड़ेगा, आपको इसको सीखना पड़ेगा और उसके बाद आपका क्षेत्र ऐसा होना चाहिए कि आपको लेबर मिल जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक छोटा सा फार्म 2000 बच्चों का कर दिया और 10,000 का लेबर रख दिया। तो जब आपके पास कम 4 से 5,000 बच्चों का फार्म है, फिर आप एक 10,000 का लेबर रख सकते हैं। तो आपका ऐसा होना चाहिए कि सस्ते लेबर आपके यहाँ पर मिल जा रहे हैं, आपको उन सब की जानकारी है। और दूसरी चीज़, आपके पास पूंजी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के भरोसे पे आप चलेंगे आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। आगे चलकर यदि आप सीखने के बाद खुद की पूंजी लगाते हैं, अपने बच्चे डालते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, क्योंकि एक जो कंपनी होती है वो बाहर बैठा एक आदमी उसमें पूरी पूंजी लगा रहा है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसके जो मैनेजर हैं या फिर सुपरवाइज़र हैं, ये लोग भी हैं, फिर किसान भी हैं, हर जगह पर उसको रिस्क रहता है, फिर भी वो लगा के यहाँ से प्रॉफिट निकाल रहा है। तो आप जब अपनी देख रेख में ही उसमें पूंजी लगाएंगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आप ये सब चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं और आप ये मैनेज कर सकते हैं, तो ये इस धंधे में आके आप आगे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वैसे तो थोड़ा बहुत काम चलाऊँ आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका खर्चा चलता रहेगा, लेकिन अच्छे के लिए आपको ये सब करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखे हैं, अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए क्या मुख्य चीज़ें हैं, एक संक्षिप्त में हम लोग जानने की कोशिश किए हैं। लेकिन अगर आप लोग करने जा रहे हैं और आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अभी जितने टॉपिक पे हम लोग बात किए उसकी भी सब टॉपिक हैं और काफ़ी लंबा क्षेत्र है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो आगे भी एक एक पॉइंट पे डिटेल में हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे ताकि आप लोगों को जानने में समझने में आसानी हो सके। अभी एक हम प्रारूप ही देखे हैं। हाँ, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि जैसे फार्मिंग होती है, किसी एक चीज़ की फार्मिंग में आप डिटेल में जाओगे, हम लोग खुद ही वीडियो बनाते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी जो छूट जाती हैं। ये तो ऐसा हो गया, आप डिटेल में कर रहे हैं, करने के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जानना ज़रूरी होता है। तो हर टॉपिक पे वीडियो बनाया जा सकता है और आपको इसमें यदि रुचि है, आप जानकारी चाहते हैं, तो हम उन सब टॉपिक पर आगे चर्चा कर सकते हैं। जी, तो इसके लिए आप लोगों के पास स्मार्ट किसान चैनल भी मौजूद है और आपका ग्रीन फार्म। ग्रीन फार्म चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग जा कर के वहाँ विजिट कर सकते हैं और जो डेली की अपडेट है इसको पा सकते हैं। बाकी अगर लंबी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दीजिएगा, एक एक चीज़ पे हम लोग डिटेल में लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय जय किसान। किसान।